और आप प्रोडक्ट या सर्विस से हैं नाखुश, तो हम लड़ेंगे आपके हक के लिए और दिलाएंगे आपको इंसाफ। पहरेदार, कंज्यूमर और कंपनी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। बिनानी, ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स पहरेदार, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रॉपर्टी गुरु में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां पर हम सुलझा रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को। विनय जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं अपने अगले कॉलर को। नितिन चोपड़ा साहब हैं, इंदौर से फोन किया। नितिन जी पूछिए अपना सवाल। जी सर, मैंने एक प्रॉपर्टी ली है इंदौर में और वो मैंने 2150 स्क्वायर फुट के हिसाब से ली है और जो गवर्नमेंट ने वहाँ पे डिक्लेयर किया है रेट वो 1600 है जी। तो जब मैं अपने रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी कराऊं तो वो 1600 के हिसाब से कराऊं, 2150 के हिसाब से कराऊं? बढ़िया प्रश्न है आपका। रेडी रेकनर का रेट अलग है, आपने अलग भाव पे खरीदा है, तो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किस भाव पे होगा यहाँ पे? नितिन जी, जो स्टैंप ड्यूटी है वो मार्केट वैल्यू जो होता है, बाजार मूल्य जिसे कहते हैं, उसके ऊपर ही दी जाती है। तो अगर आपकी एग्रीमेंट वैल्यू वो जो रेकनर का रेट है उससे ज़्यादा है तो वही नया बाजार मूल्य हो जाता है एक तरीके से। तो आप दोनों का जो हायर रेट है उसके ऊपर आप स्टैंप ड्यूटी भरेंगे। तो अगर रेकनर रेट या डिक्लेयर्ड रेट हाई है तो उस पर होगा, अगर एग्रीमेंट रेट हाई है तो स्टैंप ड्यूटी उस पर कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पर चोपड़ा साहब आपके लिए यही कि अब 2100 जो आपका भाव जिसमें आपने खरीदा उसी पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, स्टैंप ड्यूटी भरनी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब एक ईमेल हमारे पास आया है, विशाखा ने लिखा है, मुंबई से लिखती हैं और पूछना चाहती कि मुंबई में अंडर कंस्ट्रक्ट फ्लैट बुक किया है, बिल्डर इंडिया बुल्स से लोन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यहाँ से लोन नहीं लिया तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ऐसा भी बोल रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या कोई ऑप्शन उनके पास बचता है कि कहीं और से वो लोन ले या फिर छोड़ दें इस प्रॉपर्टी को? नॉर्मली कोई बिल्डर को कारण नहीं होता कि वो इंसिस्ट करे कि आप फलाने से ले या किसी और से ले, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ एक में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर वो इंसिस्ट कर रहा है बिल्डर, तो ये हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कतें हैं और दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया है। कभी कभी होता है ऐसे कि प्रोजेक्ट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है और काफ़ी सारे बैंक्स या इंस्टीट्यूशन जैसे अप्रूव नहीं करते। गलती से कोई एक आध इंस्टीट्यूशन अप्रूव कर देती है कि उनके जो लोग थे उनका ध्यान नहीं गया इस चीज़ पर। तो हो सकता है कि बिल्डर इसीलिए इंसिस्ट कर रहा है कि आप ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से लोन लीजिए। तो आप ज़रा दूसरे इंस्टीट्यूशन से एक बार ज़रूर चेक कर लें कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने अप्रूव किया है कि नहीं किया है और ये सेफ है कि नहीं, और उसके बाद ही आप प्रोसीड करें। चलिए, तो ये सलाह हुई यहाँ पर आपके लिए। और एक और ईमेल जो अभी अभी हमें मिला है वो है ग्रेटर नोएडा से आदित्य वार्ष्णेय का। पूछना चाहते हैं कि रीसेल में फ्लैट लिया है, रजिस्ट्री भी हो चुकी है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस बिल्डर कर रहा है, उनसे पहले मालिक के नाम से ही मेंटेनेंस की रसीद उनको मिल रही है अभी तक। तो मेंटेनेंस सर्विस की लिस्ट देने से भी यहाँ पर जब उन्होंने मांगी तो बिल्डर ने मना किया। ऐसे में क्या करें? पैसे वो भर रहे हैं और नाम अभी भी पुराने मालिक का चढ़ा है, और जब वो बाकी चीजें मांग रहे हैं तो बिल्डर ने फिलहाल देने से इनकार किया है। तो क्या इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा या नहीं, इनको कुछ आगे बढ़ना चाहिए और कुछ करना चाहिए? नहीं, अगर नाम इनका नहीं चढ़ा है तो जरूर बिल्डर को वो कॉरेस्पॉन्डेंस एक लेटर लिखें और जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है उसकी कॉपी भेजें और उसे रिक्वेस्ट करें कि मेरा नाम रिकॉर्ड पर लाना चाहिए, और बिल्डर को जरूर करना ही होगा वो। और दूसरी बात, जहाँ तक मेंटेनेंस की है, कि जब बिल्डिंग नहीं होती है तो बिल्डर्स जो है वो मेंटेनेंस जो है एड हॉक बेसिस पर लेते हैं, एक मतलब अंदाजन कैलकुलेशन पर लेते हैं। लेकिन एक जब वक्त आता है जब सोसाइटी वगैरह आपकी फॉर्म हो जाती है या जो भी एसोसिएशन है, और बिल्डर जब हैंड ओवर करता है उस वक्त वो आपको हिसाब देता है कि भाई मैंने आपसे इतने पैसे रिकवर किए हैं, इतने पैसे खर्च हुए हैं और फाइनल हिसाब ये है। तो मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर उससे एक कोई बेसिस मांग सकते हैं कि आउटगोइंग्स का क्या सिलसिला है, कितना खर्चा हो रहा है, पीरियोडिकल अकाउंट्स मांग सकते हैं, और ये आपका हक है, तो बिल्डर को ये आपको देना ही है अगर आप मांगेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप अपना नाम तुरंत से तुरंत चेंज करवाएं और साथ में आप बिल्डर से किसी भी तरह के अकाउंट्स की भी मांग कर सकते हैं, क्योंकि जैसा यहाँ विनय ने कहा कि ये आपका राइट है, ये आपका हक बनता है कि आप अपना जो पैसे का भुगतान कर रहे हैं उसका हिसाब किताब जरूर
देख सके। चलिए, इसी के साथ अब हम प्रॉपर्टी गुरु का ये एपिसोड यहीं खत्म करेंगे। विनय, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी और तब तक हम आपको बता दें कि अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा या फिर कोई लीगल प्रॉब्लम जो कि आपकी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई है, कोई सवाल है, तो आप हमें जरूर लिखें pg@moneycontrol.com पर। हम देंगे आपके सवालों के जवाब। हाँ, आप जब हमें सवाल भेजें तो अपना फोन नंबर, पता जरूर साफ साफ लिख के भेज दें ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क कर पाएं। तो चलिए, इस हफ्ते लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत आप अपनी तरफ से। नमस्कार। और तुम्हारी डाइटिंग? ये तो आपका प्यार है, दुलार है। रिश्तों की खुशबू, स्वाद में भरा प्यार।